हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार पाठ को पढ़ाने वाला हूं। इसके पहले वीडियो में मैंने हिंदी व्याकरण से भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो अगर जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसमें जो है प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग जो उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को देखिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि भाषा, व्याकरण और लिपि क्या होता है। उसको देखने के बाद तब आज के इस वीडियो को आप लोग देखिएगा तो और अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। और मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि जो ये वर्ण विचार पाठ है, ये जितने भी मतलब कि परीक्षार्थी हैं, चाहे वो इंटर के हो, मैट्रिक के हो या फिर वो 9th में हो, 8 क्लास में हो, ये सभी क्लास के जितने भी मतलब विद्यार्थी हैं उन सभी लोगों के लिए ये टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये हिंदी ग्रामर का हमारा क्या है, एक बेस है, कह सकते हैं एक सबसे छोटा और महत्वपूर्ण पाठ है। देखने में तो ये मतलब कि आसान है, लेकिन ये सभी के लिए जो है क्या है, महत्वपूर्ण पाठ है। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक जो है हमारे साथ बने रहिएगा। और आज मैं एकदम सरल भाषा में आप लोगों को वर्ण विचार यानी वर्ण पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। आप लोग देख रहे होंगे कि वर्ण का परिभाषा दिया गया है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। आप लोग पढ़ते हैं क ख ग घ अ आ, या हम लोग भी बचपन में पढ़े हुए हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो क ख ग घ लिखा रहता है, क ख ग घ अंग, यानी जो स्वर और व्यंजन हैं, ठीक, ये हमारे क्या होते हैं, वर्ण कहलाते हैं। क्योंकि ये क्या है, सबसे छोटी इकाई के रूप में जाने जाते हैं। जैसे अगर हम इन्हीं सब को मिला करके क्या करते हैं, शब्द का निर्माण करते हैं। मान लो जैसे हमको कलम शब्द दिया गया कलम लिखने के लिए, तो हम कलम लिख दिए, ठीक। अब कलम जो क्या हो गया, एक शब्द हो गया, लेकिन इसका जो अगर हम खंडन करेंगे तो खंडन हम लोग जो है कर सकते हैं कि क धन ल धन म करके, ठीक। और इसी के साथ साथ अगर हमको एक बार और टुकड़ा करना होगा तो जो क के में अ छिपा हुआ है, यानी क हलंत लगा हुआ और अ, उसी तरह जो हलंत लगा हुआ ल और अ, फिर हलंत लगा हुआ म और अ हमें मिलता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि कलम का ये टुकड़ा कर रहे हैं, तो हमें एक हिस्सा मिला कि क धन ल धन म, और एक हिस्सा मिला हमको आधा हलंत लगा हुआ क धन अ, फिर हलंत लगा हुआ ल, फिर अ, फिर हलंत लगा हुआ म और अ। अब ये हमारा क्या हो गया, ये भी एक टुकड़ा हो गया। लेकिन अगर हमसे कहा जाएगा कि इसका और हम टुकड़ा कर सकते हैं तो वो संभव नहीं है। क्योंकि वर्ण जो क्या होता है, वो क्या है, एक सबसे छोटी इकाई होता है भाषा की। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारा वर्ण कहलाता है। और वर्ण एक ऐसा ध्वनि होता है जिसके खंड या टुकड़ा हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद ही क्या होता है कि एक छोटा टुकड़ा होता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि अ लिखा है, आ लिखा है, छोटी बड़ी, उसके बाद ओ है, फिर हलंत लगा हुआ क, फिर ख, य, ये सब जितने भी वर्ण लिखे हैं ये हमारे क्या है, मतलब कि स्वर और व्यंजन है, और यही हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया। याद रखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, और वर्ण एक ऐसा ध्वनि है जिसके खंड और टुकड़ा नहीं हो सकता है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे वर्ण के साथ साथ वर्णमाला को। वर्णमाला मीन्स इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अल्फ़ाबेट जैसे हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी में लेटर को देखते हैं तो ए से लेकर के जेड तक होता है, ए से जेड तक, ठीक। तो टोटल 26 लेटर होते हैं। लेकिन उसी तरीके से हमारा हिंदी में भी क्या होता है, अल्फ़ाबेट होता है, यानी वर्णमाला होता है। वर्णमाला मतलब होता है कि जो वर्ण हमारे हैं उनके जो क्रमबद्ध समूह होते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। जैसे मान लो कि हम लिखे क, ठीक, क के बाद लिखे ख, ख के बाद लिखे ग के बाद लिखे घ, और घ के बाद लिखे अंग, ठीक। तो यह हमारा क्या हो गया कि एक वर्ण व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध तरीके से लिखें। लेकिन इसी के जगह पे अगर मान लो हम लिख देते क के जगह पे लिख देते ग के जगह पे लिख देते मान लो अंग हो गया, फिर लिख देते च,
तो ये सब जो हमारा जो वर्ण लिखा गया है, हालांकि ये सब है वर्ण, इसको हम कहेंगे, लेकिन ये क्या है कि क्रमिक रूप से नहीं है, क्रमबद्ध नहीं है, और ये हमारा क्या है, क्रमबद्ध है। तो वर्णमाला वही होता है कि जो हमारे वर्णों के क्रमबद्ध समूह होते हैं, यानी वर्णों को जो हम क्रम के अनुसार लिखते हैं, वही हमारा क्या होता है, वर्णमाला होता है। और जो ये वर्णमाला है, वर्णमाला जो है हिंदी व्याकरण में क्या होता है, टोटल 52 होते हैं, यानी 52 होते हैं। और उनमें से जो है मतलब कि कुछ मतलब वर्ण जो होते हैं या जिसको हम लोग मूल बोलते हैं, तो उनकी संख्या जो है 44 होती है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या और कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितना है, तो बताना है 44, ठीक। और कुल वर्णों की संख्या अगर पूछा जाएगा कि कुल वर्णों की संख्या कितना है, तो वहाँ बताना है कितना है, 52 है, ठीक ना। कुल वर्णों की संख्या 52 और मूल वर्णों की संख्या कितना है, तो 44 है, ठीक। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि जो कुल और मूल, जो मैं अभी वर्ण के बारे में बताया, तो ये कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो स्वर हमारे होते हैं, जो कि हम लोग को आगे पढ़ना है स्वर के बारे में, कि स्वर जो हमारे जो अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, ये जितने भी अ से लेकर के औ तक हमारे अक्षर या ध्वनियाँ हैं, ये हमारे क्या है, स्वर है, ठीक। इसके बाद अयोग्यवाह जो है, अयोग्यवाह, अनुस्वार और विसर्ग, ये हमारा क्या है, एक अनुस्वार है, ठीक ना। ये हमारा क्या है, एक अनुस्वार है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुस्वार बोलेंगे, इसको आप लोग याद रखिएगा। और एक हमारा ये होता है क्या, एक होता है ये विसर्ग होता है, ठीक ना। ये हमारा विसर्ग है। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, आप लोग याद रखिएगा कि अ के ऊपर ये बिंदु लगा, अ जो हम लोग इसको बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, ठीक। और ये जो हमारा है अंग अ जो है हमारा, ये क्या है, विसर्ग है। तो अनुस्वार विसर्ग जिसको अयोग्यवाह बोलते हैं, ये भी हमारे क्या हो गए कि एक मतलब कि इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, एक वर्ण में, कुल वर्णों में काउंट करते हैं या जोड़ते हैं। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे कि स्पर्श व्यंजन लिखा है। स्पर्श व्यंजन जो है क से लेकर के म तक होता है, यानी क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ़ त थ द ध न प फ ब भ म, ये जितने भी अक्षर लिखे गए हैं, जिसकी संख्या कितना है, 25 है, तो ये हमारे क्या है, स्पर्श व्यंजन है। 2 हमारे हो गए अयोग्यवाह हो गए, और फिर हमारे क्या हो गए, 11 स्वर हो गए, ठीक। तो ये हमारे सब मतलब कि क्या है, ये वर्णों का जो अभी मैं वर्णमाला के बारे में बताया, तो उनके जो मतलब कि कौन कौन से वर्ण होते हैं वो ये हैं। तो इनमें से 11 हम लोग देख लिए स्वर, 2 अयोग्यवाह को देख लिए और 25 स्पर्श व्यंजन को देख लिए। इसी तरह आगे चलेंगे तो आगे हमारा है अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, तो यर लव, इनकी संख्या 4 हो गया। उसम व्यंजन कितना है, तो तलाबी समूर्धनी सदांती सह, इसकी भी संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन को देखेंगे तो छ, त्र, ज्ञ, श्रवण वाला श्र, इसकी भी संख्या 4 है। द्विगुण व्यंजन को देखेंगे तो ड और ढ, इसकी भी संख्या कितना है, 2 है। तो ये जितना भी हम अगर हम काउंट करेंगे, ऊपर हम लोग देखें 11 स्वर को, 2 अयोग्यवाह को, 25 जो स्पर्श व्यंजन को, फिर 4 जो अंतस्थ व्यंजन, 4 उष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, और फिर उसके बाद 2 द्विगुण व्यंजन। तो इन सभी को अगर आप लोग जोड़िएगा तो टोटल कितना वर्ण होगा, तो 52 यानी 52, यानी 52 जो वर्ण है यह हमारे क्या है, हिंदी व्याकरण के कुल वर्ण कहलाएंगे। लेकिन अगर मूल की बात करेंगे हम लोग कि हिंदी व्याकरण में मूल वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो वहाँ पर कितना होता है, 44 यानी 44 होता है। कौन कौन, मतलब कि जो हम मूल वर्णों में काउंट नहीं करते हैं, जोड़ते नहीं है, किन किन वर्णों को, तो एक हमारा होता है द्विगुण व्यंजन, ठीक, द्विगुण व्यंजन, और एक संयुक्त व्यंजन। इन दोनों को हम लोग नहीं जोड़ते हैं। और यहाँ पे अभी हम लोग जो है किसको पढ़े थे, तो हम लोग देखे थे अयोग्यवाह को, तो इसको नहीं जोड़ते हैं। तो अयोग्यवाह की संख्या 2 हो गया, और फिर उसके बाद जो है हमारा संयुक्त जो व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन, इन दोनों मिला करके 6, तो 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 8। तो 52 में से अगर 8 माइनस करेंगे तभी हमारा क्या आता है, 44 आता है। तो इसलिए हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या 44 और कुल वर्णों की संख्या 52 है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे कि जो वर्णमाला तो हम लोग देख लिए, वर्णमाला को देखें, ठीक। उसके बाद हम लोग जो है ये देखें कि
वर्णमाला के अलावा वर्ण किसे कहेंगे, वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, मूल वर्णों की संख्या कितनी है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो वर्ण है हिंदी वर्णमाला में वर्ण के भेद कितने होते हैं। तो आप लोग जो है पहले भी पढ़े होंगे, आप लोग पहले से जानते भी होंगे कि वर्ण के जो है कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, ठीक। और यहाँ पे आप लोग देख भी रहे होंगे कि वर्ण के भेद कितने हैं, तो 2 हैं। पहला हमारा क्या है, स्वर है, और दूसरा क्या है, व्यंजन है। इंग्लिश में भी हम लोग पढ़ते हैं तो भावेल और कॉन्सोनेंट करके पढ़ते हैं। भावेल जिसको स्वर बोलते हैं और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होते हैं। तो स्वर और व्यंजन जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसको भावेल और कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब बात ये आता है, स्वर और व्यंजन तो हम लोग देख लिए कि वर्ण के भेद हैं, लेकिन एग्जाम में आता है कभी कभी स्वर की संख्या, स्वर के प्रकार कि स्वर कौन कौन से होते हैं, ठीक, कौन स्वर नहीं है, ऐसा करके जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो अगर हम बात करेंगे सबसे पहले स्वर का, तो स्वर क्या होता है, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि स्वर जो लिखा है तो इसमें क्या है, स से लिखा हुआ है। और हम लोग स्वतंत्र लिखते हैं, स्वतंत्र, तो स्वतंत्र भी लिखते हैं, तो ये भी हमारा जो है क्या होता है, स से ही शुरू होता है। तो ये दोनों चीज़ कॉमन से हम लोग को याद करना है स्वर के परिभाषा को। हालांकि एग्जाम में स्वर वर्ण का या व्यंजन वर्ण का परिभाषा ये तो आता नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हमें अपने समझने के लिए, याद रखने के लिए याद रखना है कि स्वर की शुरुआत जो है लिखते वक्त हम लोग स से करते हैं और स्वतंत्र भी लिखते हैं स से। तो स्वर वर्ण को याद रखने का तरीका हमारा ये होगा कि हम ऐसे याद करेंगे कि वैसा वर्ण या जिन वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लगे, या फिर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः या स्वयं हो या स्वतंत्र रूप से हो, तो वो हमारा क्या होता है, स्वर वर्ण कहलाता है। स्वर मतलब क्या होता है, स्वतंत्र होना, ठीक। तो स्वर क्या होगा, वो स्वतंत्र रहेगा, इसमें किसी वर्ण की सहायता नहीं लिया जाएगा। लेकिन व्यंजन जो होता है, व्यंजन, व्यंजन कहता है कि हम क्या करेंगे, स्वर की सहायता लेंगे, यानी कि इसमें क्या होगा, स्वर जुड़ा हुआ रहेगा, स्वर जुड़ा रहेगा तभी जो है व्यंजन वर्ण का उच्चारण होगा। तो स्वर कैसे याद रखना है, जिन वर्णों के उच्चारण स्वतः या स्वयं हो उसे स्वर वर्ण, और जिन वर्णों का उच्चारण में स्वर की सहायता लिया जाए तो उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक। अब आगे हम लोग अगर परिभाषा को देखेंगे तो सेम यही परिभाषा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। स्वर वर्ण लिखा है, कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है, स्वतः मतलब स्वयं, स्वयं होता है, तो उन्हें हम लोग स्वर्ण वर्ण कहते हैं। अब हमें मालूम ही है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि स्वर की संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। कौन कौन होता है, तो अ से लेकर के औ तक जितने भी अक्षर है हमारे, ये सब क्या है, स्वर कहलाते हैं, ठीक। लेकिन एक चीज़ आप लोग को याद रखना है कि जब हम इनकी मात्रा को देखेंगे अ से लेके अ तक का, तो अ का कोई मात्रा नहीं होता है, आ से लेकर के अ तक का मात्रा होता है। तो अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 10 इनकी संख्या हो गया। तो ये भी नोट में आप लोग को याद रखना है कि स्वर की संख्या 11 होती है और स्वर की मात्राओं की संख्या कितना होता है, तो 10 होता है। ऐसे मात्रा जो अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना है 12 होता है। मात्राएं कितनी होती हैं, 12 होती हैं। लेकिन अगर स्वर की मात्रा आप लोग से पूछ दिया जाएगा कितना होगा, तो 10 कहिएगा आप लोग, ठीक ना। ये नहीं कि 12 बोल दीजिएगा 11 कह दीजिएगा, नहीं। स्वर की मात्राएं 10 होती हैं और स्वर की संख्या कितना होता है, तो 11 होता है, ठीक। आप लोग को बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, स्वर वर्ण के बाद स्वर के भेद को हम लोग देखेंगे। जैसे वर्ण के भेद को हम लोग देखें, वैसे ही हम लोग स्वर के भेद को जानेंगे। तो स्वर के भेद को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 भागों में बांटेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि स्वर के भेद को मैंने क्या किया है, 2 भागों में बांट दिया है। पहला जो है भाग क्या है, उच्चारण के आधार पर है, और दूसरा भाग क्या है, जाति के आधार पर है। उच्चारण के आधार पर जो भाग है, इसमें आप लोग देखिएगा स्वर के भेद कितने बताए गए हैं, तो 3 बताए गए हैं, ठीक। और जाति के आधार पर दिया गया है, तो जाति के आधार पर देखिएगा कि इसमें बताए गए हैं कि स्वर के भेद 2 हैं, ठीक। तो ऐसे एग्जाम में अगर पूछ दिया जाएगा कि उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद है, तो कितना बताना है, 3 है। और जाति के आधार पर स्वर के कितने भेद है, तो 2 भेद है। अब उच्चारण के आधार पर कौन कौन सा भेद है, तो एक है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है हमारा पुल्ल स्वर है। उसी तरह जाति के आधार पर बात करेंगे तो एक सजातीय स्वर वर्ण है और दूसरा विजातीय स्वर वर्ण है।
ठीक, क्लियर हुआ। अब आगे चलेंगे एक एक करके इन सभी के परिभाषा को हम लोग जानेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, पुरुष स्वर क्या होता है, इनकी संख्या कौन कौन सी है, इसको हम लोग जो आगे समझेंगे। तो आगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद को। तो पहला नंबर हमारा क्या है, ह्रस्व स्वर है। तो ह्रस्व स्वर को ऐसे हमको समझना है, एक तो पहले इसको हम लोग क्या कहते हैं, एकमात्री स्वर कहते हैं। पहला बात तो इसका एक और नाम हम लोग को याद रखना है कि इसको हम लोग एकमात्री स्वर कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। इसी को हम लोग मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में अगर पूछ देगा कि मूल स्वर की संख्या कितनी है तो घबराना नहीं है, ह्रस्व स्वर को ही एकमात्री स्वर, ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। अब ह्रस्व स्वर होता क्या है, तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि उच्चारण के आधार पर ये स्वर का भेद है, ठीक। तो उच्चारण मतलब क्या होता है कि बोलना, उच्चारण करना किसी वर्ण का। तो यहाँ पर हमको ऐसे समझना है कि जब कोई स्वर वर्ण है, ठीक, उनका उच्चारण करते हैं तो उनका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर की अपेक्षा, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, तो दीर्घ स्वर जो है, हम लोग दीर्घ स्वर को जो पढ़ेंगे तो उनकी अपेक्षा में जिन हम स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कम समय लगता है, तो हमारा ह्रस्व स्वर होता है, ठीक। यानी वैसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से कम या आधा समय लगता है वह हमारा क्या होता है, ह्रस्व स्वर कहलाता है। जैसे बात करेंगे कौन कौन सा ह्रस्व स्वर होता है, तो अ, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि वाला री। लेकिन अगर आ की बात करेंगे आ, तो आ हमारा क्या है, दीर्घ स्वर है। लेकिन अ से आ का उच्चारण में क्या हो रहा है, अंतर हो जा रहा है। आ में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है, अ में क्या हो रहा है कि समय कम लग रहा है। तो यही हमको अंतर समझना है ह्रस्व और दीर्घ में। ह्रस्व यानी कि जिन वर्णों को उच्चारण में, यानी जो भी स्वर वर्ण होंगे उनके उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा कम या आधा समय लगेगा तो ह्रस्व स्वर, और अधिक समय लगेगा या दोगुना समय लगेगा तो हमारा दीर्घ स्वर होगा, ठीक। ह्रस्व स्वर को हम लोग एकमात्री स्वर क्या कहते हैं, एकमात्री स्वर कहते हैं और मूल स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कितना होता है, तो इसकी संख्या 4 होता है, ठीक। आगे चलेंगे दीर्घ स्वर पर। दीर्घ स्वर सेम वही है। दीर्घ स्वर में कहा गया है कि वैसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी उसी का अपोजिट है, ह्रस्व स्वर का क्या ही अपोजिट हो गया, उसमें कम समय लग रहा था, इसमें क्या लगता है, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो जैसे हम लोग ह्रस्व स्वर को एकमात्री बोल रहे थे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विमात्री कहेंगे, ठीक ना। इसको हम लोग द्विमात्री स्वर कहेंगे। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो अगर पूछा जाएगा कि संयुक्त स्वर या द्विमात्री स्वर तो हमें इस दीर्घ स्वर को ही बताना है, ठीक। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 7 गो होती है। कौन कौन, तो आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ, ये हमारे क्या है, सब दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक ना। अब आगे चलेंगे हम लोग दीर्घ स्वर के बाद किस पे, प्लुत स्वर पे। प्लुत स्वर हमारा जो है क्या है, तो प्लुत स्वर में होता है कि जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत में क्या होगा कि जैसे हम ह्रस्व स्वर को देखें और फिर उसके बाद जो हम लोग ह्रस्व स्वर के बाद किसको देखें, दीर्घ स्वर को, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा ह्रस्व स्वर है और दीर्घ स्वर है तो उसमें कम या अधिक समय लग रहा था, लेकिन प्लुत स्वर में क्या है कि उससे तिगुना समय लगे, यानी अधिक समय लगे तो हमारा क्या होता है, प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे उदाहरण में ओम हो गया, ओम हो गया, स्वास्तिक हो गया, कोई मंत्र उच्चारण करते जो लंबा समय तक उसको खींचते हैं तो हमारा वो क्या हो जाता है, प्लुत स्वर कहलाता है, ठीक। तो ये हमारा था उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर जो है किसका, स्वर का भेद। इसके बाद हमारा जो है जाति के आधार पर स्वर का भेद है, जिसमें पहला हो गया सजातीय स्वर वर्ण। सजातीय से जैसा कि हमें पता चल रहा है कि सजातीय मतलब होगा, स्व मतलब यहाँ पे हमको अर्थ देखना है समान, और जाति मतलब क्या होगा, जाति, ठीक ना। यानी जिसको हम लोग कैटेगरी बोलते हैं, बांटते हैं, तो वो, तो जैसे यहाँ पे हम लोग नाम से ही पता चल रहा है सजातीय स्वर वर्ण, तो इसमें है कि जैसे जो वर्ण होगा अगर एक ही जाति के होगा या एक समान जाति के होगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सजातीय स्वर वर्ण कहेंगे।
यानी कि एक ही जाति के या समान जाति के जो वर्ण होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सजातीय स्वरवर्ण कहते हैं। जैसे मान लो कि आपको उदाहरण में दे दे, ठीक, आप लोग को उदाहरण में दे दे ऐसे कि अ और फिर उसके बाद जो है आ लिख के दे दे और कहे कि बताइए ये कौन सा वर्ण है, तो इसको हमको क्या बताना है, सजातीय स्वरवर्ण बताना है। इसी तरह मान लीजिए छोटी ई और बड़ी ई लिख करके दे दे तो हमें बताना है कि ये क्या है, सजातीय स्वरवर्ण है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ लिख करके दे दे और कहे कि बताइए कौन सा वर्ण है, तो ये हमारा सजातीय स्वर वर्ण है। ठीक, यानी एक समान जाति के जो वर्ण होंगे वही सजातीय स्वरवर्ण कहलाएंगे। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे विजातीय स्वरवर्ण का। इसमें जो है तुम्हारा विजातीय स्वरवर्ण में बताया गया है कि विभिन्न जाति वाले वर्णों को विजातीय स्वरवर्ण कहते हैं। यानी कि इसमें जो है क्या है कि विजातीय, वि मतलब क्या होगा, विभिन्न होगा, विभिन्न मतलब एक समान नहीं, अलग अलग। तो विजातीय में क्या होगा कि जो विभिन्न जाति वाले वर्ण होंगे, अलग अलग वर्ण होंगे, वो हमारा क्या होगा, विजातीय स्वरवर्ण कहलाएगा। जैसे मान लो कि अ के साथ मान लो लिख दिए छोटी ई, ठीक, आ है, आ के साथ लिख दिए मान लो बड़ी ई, ठीक, छोटा ऊ है उसके साथ लिख दिए मान लो आ लिख दिए, बड़ा ऊ है उसके साथ मान लो लिख दिए अ, तो ये सब हमारे क्या हो गए, विजातीय स्वरवर्ण कहलाएंगे। ठीक ना, तो हमें इसको समझना है, सजातीय मतलब समान जाति के और विजातीय मतलब विभिन्न जाति के। तो ये हमारा जो है स्वर था जिसमें मैंने स्वर के भेद, ठीक, उसके बाद जो है स्वर के कौन कौन से मतलब कि प्रकार थे, उच्चारण के आधार पे कौन कौन से थे, जाति के आधार पे कौन कौन से थे, वर्ण क्या है, ठीक, इसके अलावा जो है वर्णमाला क्या होता है, इन सभी को मैंने आज के इस क्लास में आप लोगों को बताया। अगले वीडियो में मैं आप सबको पूरा व्यंजन जो है उसको बताऊंगा और साथ ही उच्चारण स्थान के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग जो है ये जितने भी मैंने स्वर के बारे में बताया, स्वर के प्रकार को, इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा। अगर इस क्लास का PDF नोट्स आप लोग चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जो है इस क्लास के या फिर जितने भी हमारे वीडियोस गए हैं उन सभी का PDF नोट्स जो है वहाँ पर अवेलेबल है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, और साथ ही अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे वीडियो के नए नए अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुँच सके। धन्यवाद।